गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सारे बच्चे फटाफट। और जो जो ऑनलाइन है फटाफट गुड मॉर्निंग लिखिए। हम लोग इंडिया 16 पढ़ रहे थे और इंडिया 16 में लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट के ऊपर डिस्कशन करा था। पीपी का डेफिनेशन कंप्लीट किया। उसके बाद कॉस्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखने के लिए दिया था। क्या आप लिख पाए? प्रोविजन एकदम सेम जैसा मैंने आपको क्लास में लिखाया था। एज पर इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट द कॉस्ट ऑफ पीपीई अक्वायर्ड थ्रू परचेज शैल इंक्लूड परचेज प्राइस। अब उसमें ट्रेड डिस्काउंट का एक कॉन्सेप्ट था। परचेज प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, कॉमा, any expenditure incurred to bring the asset to its present location and condition या make the asset ready for intended use, comma, dismantling cost, present value of dismantling cost, full stop. However, cash discount given for early settlement shall not be deducted from the cost of the PP। और उसके बाद आपको वो PP का कॉस्ट निकाल के ऐड करके दिखाना था। आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया था। आंसर वाज 92 lakhs। आंसर वाज 92 lakhs। सिर्फ एक ही चीज बोलना था, कॉस्ट जो आपका उसका था कैश डिस्काउंट वो डिडक्ट नहीं होगा और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो था वो डिडक्ट नहीं होगा, मतलब ऐड नहीं होगा कॉस्ट में। यहां तक डन है? क्या आपने लिख के ट्राई कर लिया? आगे चल सकते हैं हम? बिल्कुल चलिए सर। आगे जाने से पहले लेट अस रिवाइज जो मैंने लास्ट क्लास आपको पढ़ाया, सो दैट हम लोगों को चीजें क्यूमुलेटिवली याद रहे। अभी तक हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डेफिनेशन पढ़ लिया, समझ लिया कि क्या क्या चीजें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कवर होती है और इंड 16 किन किन एसेट्स पर अप्लाई होगा। इसके बाद हमने स्टार्ट किया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। कोई भी आइटम ऑफ पीपी को एसेट की तरह तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। नंबर 1, एक्सपेक्टेड है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएगा, एंड नंबर 2, उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मैं किसी पीपीई को एसेट बोल के बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा। जब भी पीपीई बुक्स में रिकॉग्नाइज होगा, इनिशियली हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कॉस्ट पर। कॉस्ट मतलब जनरली जो हमारे पॉकेट से उस पीपी को अक्वायर करने के लिए खर्चा लगा है। जो खर्चा हमने अपने पॉकेट से किया है पीपी को अक्वायर करने के लिए, वो खर्चा सारा कॉस्ट में आएगा। इंडिया 16 ने बोला परचेज प्राइस या कॉस्ट के अंदर देयर विल बी 3 एलिमेंट्स। परचेज का कॉस्ट, नंबर 2 एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट। परचेज के लिए क्या बोला? परचेज कॉस्ट के लिए परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है तो आप माइनस करेंगे। अगर टैक्सेस है नॉन रिफंडेबल नेचर के तो वो ऐड कर देंगे परचेज प्राइस में। अगर रिफंडेबल नेचर के है तो वो नहीं आएगा कॉस्ट के अंदर। इसके बाद अगर डेफर्ड क्रेडिट के लिए कोई इंटरेस्ट वगैरह भी पेमेंट किया है तो वो परचेज प्राइस के अंदर नहीं आएगा। अगर कैश डिस्काउंट वगैरह कुछ मिला है तो उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट को डिडक्ट नहीं करेंगे। हमने जिस वैल्यू पे इनिशियली डिसाइड किया था एसेट को खरीदने का, वही हमारा कॉस्ट है। बाद में जाकर अगर हमें कोई कैश डिस्काउंट मिलता है सेटलमेंट के लिए तो वो कभी डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद जो खर्चे एसेट को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का, फ्रेट का, ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा, आने के बाद उसका लोडिंग अनलोडिंग, इंजीनियर का खर्चा, साइट प्रिपरेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, ट्रायल रन का खर्चा, ये सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में हम इंक्लूड करेंगे, जिनके बिना एसेट रेडी नहीं हो सकता फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। इसके बाद डिस्मेंटलिंग कॉस्ट की बात की। डिस्मेंटलिंग कॉस्ट में मैंने बोला जब फ्यूचर में हम लोग या तो एसेट का काम खत्म हो जाएगा या हम लोग बंद करेंगे, डीकमीशन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, उस समय जो भी एसेट को डिसमेंटल करने का खर्चा लगेगा, रिमूव करने का खर्चा लगेगा, रीस्टोर करने का खर्चा लगेगा साइट को, ये सारे खर्चों का प्रेजेंट वैल्यू निकालकर आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे। एक तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, उसके साथ साथ एक लाइबिलिटी भी बनानी पड़ेगी जो फ्यूचर में जाकर हम पेमेंट करेंगे। तो जर्नल एंट्री मैंने बोला था पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंट, और ये प्रोविजन हम लोग बनाएंगे जब हम लोग एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे इनिशियली और उसके कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। इतना हमने बात किया। बट कुछ कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसको हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ओवरहेड्स, इसके बाद एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस,
उसके बाद खर्चा हो गया इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कोई ऐसे खर्चे विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मेक द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, जैसे एएमसी का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ये सारे खर्चे इंक्लूड नहीं करेंगे। इनको छोड़ के बाद बाकी खर्चे, जितने भी खर्चे जो एसेट को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है, वो सारे मेरे एसेट की कॉस्ट पे इंक्लूड किए जाएंगे। इतना दूर तक मैंने पढ़ा दिया था। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? इसका हमने समराइजेशन भी कर लिया था, इसको हमने अलग से लिख भी लिया था। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे चल सकते हैं सर, सुनना ध्यान से। कल की क्लास में मैंने जो एसेट का कॉस्ट कंप्यूट करना सिखाया, वो कंप्यूट किया हमने इन केस when the asset is purchased for cash consideration। आपने एसेट खरीदा है कैश कंसिडरेशन देकर, इन दैट केस जो परचेज प्राइस है वो हमारे कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो खर्चे लगे हैं फॉर मेकिंग द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, ये सब हम लोग, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये सब हम लोग ऐड करके एसेट की कॉस्ट निकालेंगे। अब हम लोग ना इसी में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन कंसीडर करेंगे। जरूरी नहीं है एसेट हमेशा हम लोग परचेज ही करें। हो सकता है कोई एंटिटी एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज नहीं करके कंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक रियल एस्टेट डेवलपर मान लो मनी ग्रुप। अब मनी ग्रुप क्या कर रहा है, अपने लिए एक बिल्डिंग बना रहा है, अपने लिए, जहां पर उनकी नई ऑफिस होगी। एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट बना रहा है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है जहां पे मनी ग्रुप का खुद का ऑफिस होगा। ये बिल्डिंग वो सेल करने के लिए नहीं बना रहे, ये बिल्डिंग बना रहे हैं वो अपनी ऑफिस खोलने के लिए। अगर अपनी ऑफिस खोलने के लिए कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं तो ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। अब मनी ग्रुप ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी बिल्डिंग खरीद नहीं रहा है, इस बिल्डिंग को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो पीपीई पहला एक्विजिशन का केस पड़ा जब पीपीई आपने परचेज किया। अब दूसरा एक्विजिशन का केस हो गया जब आपने पीपीई को सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपीई। अगर आपने खुद से पीपीई को कंस्ट्रक्ट किया है, एग्जाम्पल में मैंने जैसे बोला मनी ग्रुप ने अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया, बोला हमारा ऑफिस बिल्डिंग यहां पे होगा, हम बनाएंगे खुद से अपना ऑफिस बिल्डिंग। तो फिर उसका कॉस्ट क्या होगा, वो कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। या फिर मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ने अपने लेबर को बोला देखो हम लोग ना तुम लोगों को थोड़ा सा सामान लाकर दे देंगे, तुम लोग ना अलमीराज बनाओ। अलमीरा बना के हम लोग उसमें क्या है मटेरियल वगैरह टूल्स वगैरह उसमें स्टोर करेंगे, हम लोग बाहर से खरीद के नहीं लाएंगे, हमारा काम है, तुम लोग ये सब करते ही हो दिन रात। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास मटेरियल वगैरह है वो मटेरियल वगैरह तुमको प्रोवाइड कर देते हैं। लेट्स कंस्ट्रक्ट एन अलमीरा जिसपे हम लोग सामान वगैरह रख सके, हम लोगों को अलमीरा खरीदने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग खुद भी बना सकते हैं। तो ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया। अब सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? इन डे 16 बोला सर वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल काम है। बोला जितना भी खर्चा आपको पीपीई को कंस्ट्रक्ट करने में लगा, लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड खर्चा, ये सारा खर्चा सबसे पहले आप ऐड कर लो। इसके साथ साथ जो खर्चा एसेट को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए लगा उस खर्चे को भी ऐड कर लो। पहला कंस्ट्रक्शन का खर्चा, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चे, ये सारे खर्चे आप इंक्लूड कर लीजिए। इसके बाद जो खर्चे और भी लगे एसेट को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है, वो सारे खर्चे भी आप इंक्लूड कर लीजिए। ये आपके पीपीई का कॉस्ट हो जाएगा, पीपीई का कॉस्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें भी अगर फ्यूचर में एसेट को हटाने के लिए कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह लगेंगे तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे अभी जो मैंने दो एग्जांपल दिया, अलमीरा का एग्जांपल या लैंड खरीद के खुद के लिए ऑफिस बिल्डिंग बनाने का एग्जांपल, इसमें ये सब नहीं करने का जरूरत है। बट मान लो मैंने अपने लिए मशीनरी डेवलप किया, उस मशीनरी को इंस्टॉल किया, अब इंस्टॉल कर तो लिया, जब जिस दिन हम लोग ये प्रोजेक्ट डीकमीशन करेंगे हमको वो मशीनरी वहां से हटाना पड़ेगा। इन दैट केस वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह भी हम इंक्लूड करेंगे। मतलब दैट ज्ञान remain same, that ज्ञान will not change। अब एक स्पेशल केस है कि भैया खुद से बना रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे हैं। परचेज कर रहे थे तो कितना खर्चा लगा वो इजीली पता चल जा रहा था, खुद से बना रहे हैं तो क्या करें, बोला हिसाब रखिए।
उस एसेट को बनाने के लिए कितना मटेरियल कॉस्ट लगा, उस एसेट को बनाने के लिए कितना लेबर कॉस्ट लगा, उस मटेरियल उस पीपी को बनाने के लिए कितना आपका दूसरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा, इन सबको आप ऐड करते जाइए। कोई और खर्चा लगा जो एसेट को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है, उसको भी ऐड कीजिए। कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट लग रहा है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड कीजिए। ये आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट निकल जाएगा। बट बोला ये करते समय कुछ बातें ध्यान रखिएगा। मैंने बोला क्या ध्यान रखना है? बोला नंबर 1, बोला अगर आपने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, आपके लेबर्स को लगा के वगैरह वगैरह, और आपके ना डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर्स है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी एक्सेट्रा, अगर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट जोड़ के अपना कोई सर्विस दिया है, जैसे मान लो डिपार्टमेंट ए मटेरियल में डील करता है, डिपार्टमेंट बी लेबर में डील करता है, ये एसेट हम लोग बना रहे हैं डिपार्टमेंट ए के लिए। अब डिपार्टमेंट बी ने लेबर सप्लाई किया है डिपार्टमेंट ए को ताकि वो कंस्ट्रक्शन कर सके। डिपार्टमेंट बी ने क्या किया, 10,000 रुपए का लेबर कॉस्ट होना चाहिए था, उसके ऊपर 2,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ के ए को बोला तुम 12,000 मुझे पेमेंट करना, या मैं ये जो सर्विस मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं इसकी वैल्यू 12,000 रुपए है। ये जो इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट जोड़े गए हैं ना, इनको इंक्लूड मत कीजिएगा। मैंने बोला क्यों नहीं? बोला जब कंपनी के लिए पीपी का कॉस्ट देखोगे तो कंपनी के लिए डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दो अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है, वो आपस में चाहे कुछ भी करे अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के लिए, वो अलग चीज है। जब कंपनी इस चीज को देखेगा, कंपनी बोलेगा मेरे डिपार्टमेंट बी के 10,000 रुपए के लेबर मेरे डिपार्टमेंट ए को पीपी बनाने में काम आए, तो वो 10,000 रुपए कॉस्ट ऐड करेगा, वो ये बेकार का प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करेगा पीपी की कॉस्ट में। तो अगर कोई इंटरनल प्रॉफिट जोड़ा हुआ है किसी भी लेबर मटेरियल कोई भी एलिमेंट में, वो इंटरनल प्रॉफिट आप एलिमिनेट कर दीजिए, दैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। नंबर 2, अगर बनाते समय कोई अबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है मटेरियल का, लेबर का कोई अबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है, अबनॉर्मल वेस्टेज को एक्सक्लूड कीजिएगा, अबनॉर्मल वेस्टेज को कॉस्ट में इंक्लूड मत कीजिएगा। सर अबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है? अरे मैंने जो मटेरियल यूज किया उस मटेरियल में ना प्रॉपरली मेरे लेबर ने क्या किया, अच्छे से कटाई वगैरह नहीं की। मान लो हम लोग अलमीरा बना रहे हैं, अलमीरा के लिए मैंने उनको क्या दिया, एक आयरन एंड स्टील का शीट दिया, इसको काट के आप अलमीरा बनाओ। वो लोग इतना खराब तरीके से उसको यूज किया कि बहुत सारा वेस्टेज हो गया। मतलब जो 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 आधा शीट में काम हो जाता उन्होंने पूरी एक एक शीट वेस्ट कर दी उल्टा पुल्टा कटिंग करके। इन दैट केस जब हम कॉस्ट लेंगे ना अलमीरा का, हम हाफ शीट का ही कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, पूरी शीट का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे। जो अबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है दैट शैल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये अबनॉर्मल वेस्टेज रियल में एसेट को बनाने के लिए इंक्लूड जरूरी नहीं था, बस क्या किया, वेस्टेज किया गया। अगर आप ऐसे वेस्टेज को कॉस्ट में इंक्लूड करोगे तो क्या हो जाएगा, पीपी का कॉस्ट ओवर स्टेटेड हो जाएगा, ओवर वैल्यूड हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। ये ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, ये खर्चा लगता ही नहीं एसेट को बनाने में, हमारी गलती के कारण ये सब खर्चे लगे हैं। इन दैट केस उन खर्चों को हम पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर कोई अबनॉर्मल लॉस है, वेस्टेज है मटेरियल्स का, लेबर का, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द पीपी, बिकॉज दैट विल ओवरस्टेट द कॉस्ट अननेसेसरी, उसका कोई यूज नहीं है पीपी को बनाने में। बात बाकी ये जो मैंने कॉस्ट बोले ये तो एक्सक्लूडेड रहेंगे, ये तो हर केस में एक्सक्लूडेड रहेंगे। जनरल एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, ये तो हमेशा एक्सक्लूडेड रहेंगे। बट इस केस में कुछ दो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने को बोला, इंटरनल प्रॉफिट्स इंक्लूड मत करना, एंड नंबर 2 अबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल लेबर इंक्लूड मत करना। इनको छोड़ के बाद बाकी जो एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए खर्चे जरूरी थे, उनको आप ऐड कर लेना। तो अगर आप पीपी सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, हमने यहां पर कॉस्ट में क्या पढ़ा था, परचेज प्राइस, जो खर्चा एसेट को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है, और तीसरा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। लास्ट दो तो आएगा ही, परचेज प्राइस की जगह अब आ जाएगा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। तो यहां पे अगर मेरे को कॉस्ट निकालना पड़े, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑल कॉस्ट इनकर्ड for construction of PPE and making it ready for intended use, जितना भी खर्चा लगा उसके कंस्ट्रक्शन के लिए और उसको इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए, वो सारे खर्चे हम इंक्लूड करेंगे। इसमें आ जाएगा कंस्ट्रक्शन का खर्चा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, मटेरियल, लेबर, अदर कॉस्ट्स।
ये खर्चे आ जाएंगे। इसके बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो हम इंक्लूड करते थे वो सब भी आ जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट एज इट इज सेम रहेगा, उस कॉन्सेप्ट को बार बार चेंज नहीं करेंगे। दैट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इफ इन फ्यूचर द एसेट हैज टू बी डिसमेंटल्ड, रिमूव्ड एंड द साइट हैज टू बी रिस्टोर्ड। अगर वो केस है तो वो हमेशा इंक्लूड होगा। ध्यान क्या रखना है दो चीज के बारे में। नंबर ए, इंटरनल प्रॉफिट्स शैल बी एक्सक्लूडेड। इंटरनल प्रॉफिट्स को एक्सक्लूड कर दीजिएगा। नंबर बी, abnormal loss of material labor shall be excluded. Abnormal loss of material labor shall be excluded. ये दो खर्चे आप ऐड नहीं करोगे, इंक्लूड नहीं करोगे। ये दो खर्चे आप इंक्लूड नहीं करोगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट पहले देख लो, पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ लो। पहला वाला केस था हमने पीपीई परचेज किया है, दूसरा वाला केस है हमने पीपीई खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आइए। मूल लिमिटेड incur the following cost in relation to construction of a new factory and the introduction of its product to the local market। नया फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहा है और अपना प्रोडक्ट लोकल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए कुछ खर्चा किया। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट खर्चा लगा, फैक्ट्री बनाने के लिए साइट को प्रिपेयर किया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग 10,000 इनकर्ड ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। 10,000 रुपया इंडस्ट्रियल स्ट्राइक के समय लगा। ये 10,000 रुपया खर्चा लगता नहीं, इस समय कोई एसेट पर काम नहीं हुआ है। ये 10,000 रुपया तब लगा जब कुछ काम नहीं हो रहा था। ये एक टाइप का अबनॉर्मल वेस्टेज है। अबनॉर्मल वेस्टेज ये इंक्लूड करोगे अगर इसके अंदर तो आपका एसेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये 10,000 के खर्चे को आप पीएल में दिखाओ, इसको पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन फैक्ट्री, कंसल्टेंसी फीस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट, रीलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री, रीलोकेशन का खर्चा not a part of cost. General overheads not a part of cost. Estimated cost to dismantle at present value 200, it is a part of cost. बोल रहा है आप बताइए कैलकुलेट द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एज पर इंड AS 16। इंड AS 16 के हिसाब से कौन कौन सा खर्चा कैपिटलाइज होगा? मैं बोलूंगा साइट प्रिपरेशन कॉस्ट होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा, लेबर होगा, बट 1150 10,000 रुपया इंक्लूड नहीं होगा। ये इन थाउजेंड्स है, हाँ इन थाउजेंड्स। 10,000 रुपया मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, वो अब नॉर्मल वेस्टेज के नेचर का है। ये टेस्टिंग ट्रायल रन के खर्चे आएंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट के खर्चे आएंगे, रीलोकेशन ऑफ स्टाफ का खर्चा नहीं आएगा, जनरल ओवरहेड खर्चा नहीं आएगा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगा। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगा। ये खर्चे हम लोग इंक्लूड करेंगे, पीपीई के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चे पीपीई की कॉस्ट में आएंगे। तो आप एक फैक्ट्री बना रहे हो, जो भी साइट को प्रिपेयर करने का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, इंस्टॉलेशंस वगैरह के खर्चे, टेस्टिंग्स वगैरह के खर्चे, ये सारे खर्चे इंक्लूड करके आप अपने एसेट का कॉस्ट निकालेंगे। सिंपल है। आइए हम लोग लिखते हैं आंसर टू क्वेश्चन 3। आंसर टू क्वेश्चन 3, एज पर इंड AS 16, एज पर इंड AS 16 नाम था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
comma, cost of a self-constructed PPE. Self-constructed PPE shall include all costs incurred for construction, incurred for construction and to make asset ready for intended use. All costs incurred for construction and to make the asset ready for intended use, and dismantling costs at present value, dismantling cost at present value, full stop. However, abnormal loss of material and labor, comma, general overheads, cost of relocating shall be excluded from cost of PPE. Shall be excluded from cost of PPE. शिवम पूछ रहे सर जनरल ओवरहेड का एक एग्जांपल दो, मैंने कल भी दिया था। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए लग रहे हैं, अगर उसमें से कुछ काम आपके पीपी को बनाने के लिए लगा है, जैसे फॉर एग्जांपल पीपी खरीदा तो अब उसका अकाउंटिंग करने के लिए हमने अकाउंटेंट के टाइम यूज किया, अकाउंटेंट टाइम लिया, अकाउंटेंट के पास सारा कुछ आया, वो देखा, प्रॉपर्ली सब समझा, उसके बाद वो अकाउंटिंग किया। तो ये जो अकाउंटिंग का टाइम लगा, ये अकाउंटेंट की सैलरी का खर्चा क्या पीपी की कॉस्ट में आएगा? मैंने बोला नहीं, ये तो सर अकाउंटेंट हमने जनरल बिजनेस के लिए रख रखा है, इसने सिर्फ पीपी की अकाउंटिंग की है, इसका कोई खर्चा पीपी को रेडी फॉर इंटेंडेड यूज तक करने के लिए नहीं लग रहा है, ये खर्चा हम लोग पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो बिजनेस चलाने के रेगुलर खर्चे हैं, जनरल खर्चे हैं, उसमें से अगर कुछ खर्चा वगैरह लग गया तो दैट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन पीपी, बिकॉज वो रेगुलरली लग ही रहा था। ये पीपी को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए नहीं लगा है खर्चा, ये तो नॉर्मल खर्चा लगा है बिजनेस का, फुल स्टॉप। अब कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, इसमें आ जाएगा सबसे पहले साइट प्रिपरेशन, रुपीज इन थाउजेंड्स, साइट प्रिपरेशन हो गया 150। फिर मटेरियल लेबर, मटेरियल लेबर, लेबर में 1160 माइनस 10। अब नॉर्मल वेस्टेज, बेकार का खर्चा इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, कॉस्ट को ओवरस्टेट करके कोई फायदा नहीं है। टेस्टिंग ऑफ प्रोसेसेस, ये इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है फैक्ट्री को। कंसल्टेंसी फीस फॉर इंस्टॉलेशन, फिर इसके बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स, ये प्रेजेंट वैल्यू पर ही दिया हुआ है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ पीपी, टोटल ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 700, 1300, 2000, 2000, 4000। कॉस्ट ऑफ पीपी हो गया 4000, 4000 मतलब 40 लाख रुपीस कॉस्ट ऑफ पीपी, 40 lakhs।
डन, चले आगे, क्लियर है एकदम। क्वेश्चन 4 देखेंगे आप। क्वेश्चन 4, आप मेरे को खुद से कॉस्ट निकाल कर देंगे, खुद से कॉस्ट कैलकुलेट करके देंगे। और एक जर्नल एंट्री पास करके देंगे। सर जीएसटी को क्या मानेंगे? जीएसटी को आप मानेंगे कि ये फ्यूचर में रिकवर हो जाएगा, इसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा, तो वो रिफंडेबल टैक्स है। क्या करना है वो आप बताएंगे, बट मान लीजिए वो रिफंडेबल टैक्स है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, थोड़ा सा फास्ट होना होगा आपको। शुभम, यहां पे वर्ड लिखा है 5 लाख प्लस जीएसटी एट 18%। प्लस जीएसटी मतलब 5 लाख के ऊपर जीएसटी है, 5 लाख के अंदर जीएसटी नहीं है, 5 लाख के ऊपर जीएसटी है। 20,000 प्लस जीएसटी एट 18%, 20,000 के ऊपर जीएसटी है। आप लोग ये सब चीज समझते होंगे। आप लोग मोबाइल फोन खरीदने चाहते हैं, 10,000 रुपए का मोबाइल फोन प्लस जीएसटी 18%, तो आप समझते हैं 11,800 का मोबाइल फोन। जनरली वो लोग जोड़ के ही बताते हैं कि 11,800 ऑल है, सब मिला के 11,800 आपका पड़ेगा, इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है। बट प्लस जीएसटी बोलते हैं ना, 10,000 प्लस जीएसटी मतलब 10,000 के ऊपर जीएसटी ऐड होगा। कीजिए कैलकुलेट। 5,42,000, शिप्रा रमन, वेरी गुड। 542 कैसे? 542, 5 लाख का हो गया आपका ये परचेज प्राइस। इसके बाद फ्रेट लगा 20,000 का, ये भी आ जाएगा 520। फिर 10,000 इंप्लॉई एक्सपेंसेस लगा फॉर इंस्टॉलेशन, 530। मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आएगा, ये प्लांट आफ्टर दी प्लांट वाज पुट टू यूज हो चुका था, उसके बाद का मेंटेनेंस का खर्चा है, नहीं आएगा। और 12,000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो 5,42,000 मेरा कॉस्ट ऑफ पीपीई है, 5,42,000 मेरा कॉस्ट ऑफ पीपीई है। तो टोटल कॉस्ट एडअप करेंगे तो 5,42,000 आएगा। ठीक है बात? आइए आंसर टू क्वेश्चन 4। प्रोविजन ना हम लोग इस बार लिखेंगे नहीं, सेम एज क्वेश्चन 1। परचेज किया है तो सेम, एकदम सेम परचेज प्राइस आएगा, इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए खर्चे आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगा, एकदम सेम वैसे ही लिखने का है। ठीक है, प्रोविजन वही लिखने का है। हम लोग करेंगे सीधा कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट। सबसे पहले इसमें आ जाएगा परचेज प्राइस,
एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 5 लाख। फ्रेट एक्सक्लूडिंग जीएसटी 20,000। इंस्टॉलेशन 10,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट में 2 फिगर दिया हुआ है। एक दिया हुआ है डिसमेंटलिंग कॉस्ट फ्यूचर में लगेगा कितना, दूसरा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिया है। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू लेंगे 5,42,000। ये 542 हो गया कॉस्ट ऑफ पीपी 542। वेरी गुड दिव्यांशु, वेरी गुड शुभम। 542 मेरे को बोला एक जर्नल एंट्री भी पास करके दीजिए। जर्नल एंट्री कल सिखाया था, जर्नल एंट्री। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कॉस्ट पर 542। आप प्लांट अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, प्लांट अकाउंट डेबिट एक ही बात है। टू बैंक जो पेमेंट कर दिया 5,30,000। टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स, to provision for dismantling costs 12,000। provision for dismantling costs 12,000। ये हो गया, मैंने कॉस्ट कैपिटलाइज कर दिया 5,42,000। जर्नल एंट्री क्लियर है क्या सबको? कल सिखाई थी जर्नल एंट्री। रमन ने एक अच्छा क्वेश्चन भी पूछा था कल, सर क्या ये 12,000 ही रहेगा अब हमेशा के लिए? आंसर इज नो। ये 12,000 को हम लोग धीरे 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 बढ़ाकर 30,000 तक लेके जाएंगे, जो फिर उसके बाद फ्यूचर में पेमेंट होगा जब डिस्मेंटल करेंगे। सिखाएंगे कैसे होता है, अभी वो मेरे को लगता है वो मुद्दा अभी प्रॉपर नहीं है टाइम सीखने का। एक बार हम लोग सारा ज्ञान कंप्लीट कर ले, फिर उसके लिए अलग से बात करेंगे। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनी डाउट्स एनीवन? एनी डाउट्स? ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कॉस्ट कैलकुलेशन का सेकंड केस। अब थर्ड केस, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड केस, थर्ड केस में क्या सीखने वाले हैं? पीपीई अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट्स। PPE acquired in exchange of other assets। अगर मैंने कोई PPE acquire किया है कैश पेमेंट करके नहीं, कोई दूसरा एसेट एक्सचेंज करके, उसमें कैश पेमेंट भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट मेरा प्राइमरी कंसीडरेशन इज बाय एक्सचेंजिंग अ अदर एसेट, बाय एक्सचेंजिंग अ अदर एसेट। एक एग्जाम्पल लेता हूं जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में करते हो, आप करते हो। आप मान लो मेरे पास एक मोबाइल फोन है, लिखना मत, एक बार लिखना मत। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मान लो ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। मोबाइल फोन का अगर आप बिजनेस की बुक्स में वैल्यू देखोगे, बुक वैल्यू 6,000 रुपया चल रहा है। ये बुक वैल्यू कैसे आता है? सर मोबाइल फोन मान लो आपने खरीदा था 30,000 रुपए में, हर साल आप डेप्रिशिएट करते गए करते गए करते गए, 2-3 साल आपने यूज कर लिया, अब उसका वैल्यू आपके बुक्स में 6,000 रुपया है, 6,000 बुक्स में वैल्यू है, ठीक है। मैंने सोचा अब ये मोबाइल फोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इस मोबाइल फोन को एक्सचेंज करके एक न्यू मोबाइल फोन खरीदेंगे, न्यू मोबाइल फोन खरीदेंगे, नया मोबाइल फोन। तो नया मोबाइल फोन खरीदने के लिए कंसीडरेशन क्या दे रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ एन अदर एसेट। यहां पे कंसीडरेशन नया मोबाइल खरीदने के लिए हम लोग पूरा कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, एक एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं। नया मोबाइल जो मेरे को पसंद आया ना, पसंद आया, उसका फेयर वैल्यू
मतलब जो दाम चल रहा है, उसका प्राइस है 40,000 रुपए। मैंने उसको पूछा, सेलर को पूछा कि भाई ये मोबाइल फोन दे रहा हूं, इसका कितना दोगे? वो बोला एक्सचेंज वैल्यू रहेगा, एक्सचेंज वैल्यू 7,000 रुपए, 7,000 एक्सचेंज वैल्यू। आजकल एक्सचेंज बोनस वगैरह बहुत चलता है। एंटिटीज या मोबाइल फोन कंपनी चाहती है आप जितना जल्दी से जल्दी एक्सचेंज करो, ताकि उनका नया नया मोबाइल बिकते रहे। वो एक्सचेंज वैल्यू वगैरह बड़े ही अच्छे देते हैं। और बोला बैलेंस 33,000 आप कैश में पेमेंट करेंगे, बैलेंस 33,000 कैश में पेमेंट करेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना है, बताओ मेरे नई मोबाइल की कॉस्ट इस सिनेरियो में क्या होगी? मेरे नई मोबाइल की कॉस्ट इस सिनेरियो में क्या होगी? मेरे नई मोबाइल की कॉस्ट इस सिनेरियो में क्या होगी? आप सोचो, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं। आप अगर खुद ऐसा करते तो आप क्या करते उस सिनेरियो में? आप घर जाकर क्या बताते? नया मोबाइल का कितना खर्चा पड़ा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर न्यू मोबाइल? क्या बताते, बताइए। रमन बोल रहे सर हम बोलते 33,000 लगा हमारे पॉकेट से। दिव्यांशु बोल रहे 33,000। शुभम, शिप्रा, बताइए। सारे ही बच्चे 33,000 बोल रहे हैं। मेरे को लगता है आप प्रूडेंट नहीं हो रहे हैं। यू आर नॉट थिंकिंग प्रूडेंट। शुभम बोल रहा है सर 39,000। 39,000 सर। सर मैंने नए मोबाइल फोन को खरीदने के लिए कंसीडरेशन दी दो, एक पुराना मोबाइल फोन दे दिया और कैश भी दिया। तो सर जब कंसीडरेशन मेरे यहां से दो चीज निकला है तो मैं दोनों को ऐड करके अपना कॉस्ट बताऊंगा। अगर मेरे से पापा पूछेंगे भैया नए मोबाइल का कॉस्ट क्या है, तो मैं पापा को बोलूंगा पापा पुराना मोबाइल गियो और पापा 33,000 और दे के आया हूं। तो दोनों चीज पापा को बताना पड़ेगा। सिर्फ ये बोलना कि 33,000 में मोबाइल फोन खरीदा ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आपको पापा को बताना पड़ेगा पापा मैंने पुराना वाला मोबाइल दे दिया और पापा मैंने 33,000 रुपीज और दिए और मेरे को नया मोबाइल मिल गया। अब सबसे पहले कॉस्ट के अंदर ये दो एलिमेंट आएंगे। नंबर वन, जो आपने एसेट एक्सचेंज किया उसका वैल्यू। नंबर टू, जो आपने क्या दिया, कैश कंसीडरेशन दिया वो। ये दोनों ऐड होके आपका कंसीडरेशन निकलेगा। क्वेश्चन अराइजेस, जो पुराना मोबाइल फोन दिया उसका सर बुक वैल्यू 6,000 था, बट एक्सचेंज में वैल्यू मिला मेरे को 7,000 रुपया। तो सर मैं 6,000 लू कि 7,000 लू? 6,000 लू कि 7,000 लू? अगर मैं आपसे सच में पूछूं, नए मोबाइल अगर आज खरीदने जाते, एक्सचेंज छोड़ो, नया मोबाइल खरीदने जाते कैश पे करके, कितना रुपया लगता? सर पूरा 40,000 रुपया देना पड़ता। 40,000 रुपया देना पड़ता। अभी 33 क्यों देना पड़ा? क्योंकि सर पुराना मोबाइल का वो एक्सचेंज वैल्यू 7,000 दिया। अगर वो एक्सचेंज वैल्यू 7,000 दिया है तो मेरे लिए यही 7,000 रेलिवेंट है टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ न्यू मोबाइल फोन। तो सर पुराना मोबाइल तो हमारी बुक्स में 6,000 का था ना। अरे बोलो ना 6,000 का माल 7,000 में बिका, 1,000 का प्रॉफिट हुआ। ये बोलने में कौन सा शर्म है? 6,000 का मोबाइल फोन 7,000 में बिका, 1,000 रुपए का मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आप सोचो, आप छोड़ो ये, आप उसके पास नहीं जाते, आप क्या करते हैं? पहले मोबाइल फोन को कैशिफाई में सेल कर दे। कैशिफाई एक वेबसाइट, आप जानते हैं कैशिफाई एक ऐप है जो पुराने मोबाइल फोन आपसे खरीदती है। आप कैशिफाई में सेल करके उससे 7,000 रुपए ले लिए। अब बोले हम जाएंगे नया मोबाइल फोन खरीदने। नया मोबाइल फोन खरीदने गए तो वो 40,000 रुपया मांगा, आपने 40,000 कैश निकाल के दे दिया। अब मेरे को बताओ नए मोबाइल का कॉस्ट कितना? सर मैंने 40,000 दिया, 40,000 रुपया कॉस्ट। तो अगर इस केस में 40,000 लेने के लिए राजी हो तो इस केस में 40,000 लेने में क्या प्रॉब्लम है? इन डे 16 बोला अगर कोई पीपीई आप खरीद रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ अदर पीपीई, कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीद रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट में बी पीपीई और मे बी सम अदर एसेट,
कोई भी एक्सचेंज करके आप पीपी खरीद रहे हो तो इस पीपी का कॉस्ट कैलकुलेट होगा विथ रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। जो आपने एसेट दे दिया उसका फेयर वैल्यू के बेसिस पे इसका कॉस्ट निकालिए, जो एसेट दिया उसकी फेयर वैल्यू के बेसिस पे इसका कॉस्ट निकालिए। अगर उसका फेयर वैल्यू आपको नहीं पता तो ये जो एसेट खरीदा उसकी फेयर वैल्यू आप मान लीजिए कॉस्ट है, उसकी फेयर वैल्यू आप मान लीजिए कॉस्ट है। अब मान लो मैं एक इक्विपमेंट खरीदने गया। अब इक्विपमेंट खरीदने गया ना तो इक्विपमेंट 50,000 रुपए का था। मेरे पास 3 4 5 पुराने इक्विपमेंट पड़े हुए थे, कबाड़ टाइप के हो रहे थे। मैंने बोला देखो भैया 50,000 रुपया देने को तो नहीं है, पहले एक काम करो, ये सारे मेरे पुराने इक्विपमेंट से ये आप रख लो, आप लोग तो तोड़ मड़ोड़ के वापस रिफर्बिश करके बेच दोगे, ये रख लो। मैंने बोला ये जो आप ये रख लो। वो बोला ठीक है मैं ये रख लूंगा। मैं बोला आप कितना देना है? बोला 40,000 रुपया और देना है। 40,000 रुपया और देना है मतलब आप ऐसे बोल सकते हो सर 50,000 का नया एसेट खरीदा, 40,000 देना है, मतलब 10,000 वो उन पुराने इक्विपमेंट्स का वैल्यू लगा रहा होगा। अगर वो नहीं भी पता है तो आप ऐसा बोलो ना, जो नया एसेट खरीदा वो 50,000 में खरीदा, 50,000 में 10,000 पुराने एसेट दिया उसका मिला और 40,000 क्या चीज का मिला? कैश का। अगर आप जो एसेट दे रहे हो उसका फेयर वैल्यू आपको नहीं पता तो जो एसेट एक्वायर किया उसका फेयर वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड कर लो। हाउएवर पहला प्रेफरेंस हमेशा दो जो कंसीडरेशन आपके यहां से लगा, आपने जो एसेट दिया उसकी फेयर वैल्यू के बेसिस पे आप नया एसेट रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इंडिया 16 बोला जब भी कोई पीपी आप अक्वायर करोगे इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, ये जो पीपी आप रिकॉर्ड करोगे, नया पीपी रिकॉर्ड करोगे, इट शैल बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप और द फेयर वैल्यू ऑफ द पीपी एक्वायर्ड इफ इट इज मोर क्लियरली एविडेंट। वो एविडेंट नहीं है, ये एविडेंट है तो इसके बेसिस पे लिख लो। यानी कॉस्ट फेयर वैल्यू के रेफरेंस में निकलेगा, कॉस्ट बुक वैल्यू के रेफरेंस में नहीं निकलेगा। बस इसमें एक शर्त लगाई, उन्होंने बोला ये तब हम तभी करने देंगे जब आपके इस एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर ये एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है तब हम आपको फेयर वैल्यू पर लिखने देंगे। बट अगर ये एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर नया एसेट जो आप रिकॉर्ड करोगे वो रिकॉर्ड करोगे विद रेफरेंस टू बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट। सर कमर्शियल सब्सटेंस मतलब क्या? आपने जो एसेट एक्सचेंज करके खरीदा है वो एक कमर्शियली वायबल ट्रांजैक्शन या कमर्शियली वायबल सोच के साथ खरीदा है। आपने बोला ये पुराना वाला एसेट अब उतना काम नहीं आ रहा है, ये उतना बेनिफिट जनरेट करके नहीं दे रहा है, इसका कैश फ्लोज बहुत कम हो गया है, लेट अस डू वन थिंग, परचेज अ न्यू एसेट। जब नया एसेट खरीद के लाऊंगा तो इसके कैश फ्लोज, इसका बेनिफिट विल बी मच मोर बेटर देन द ओल्ड एसेट। अगर इस ट्रांजैक्शन में इस तरीके की कमर्शियल वायबिलिटी आप ये सोच के खरीद रहे हो देन इट इज सेड टू बी ट्रांजैक्शन हैविंग कमर्शियल सब्सटेंस। जनरली हम जब भी कोई नया एसेट एक्वायर करते हैं हम हमेशा यही ध्यान रख के खरीदते हैं कि इससे हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए एज कंपेयर टू अवर ओल्ड एसेट, तभी तो एक्सचेंज करके नया खरीद रहे, नहीं तो ओल्ड यूज नहीं कर लेते। इंडियस बोला अगर कोई बेकार का खर्चा किया, आपने बेकार का एक्सचेंज किया, उससे कोई इंक्रीज इन बेनिफिट, कोई चेंज इन कैश फ्लो नहीं है, इन दैट केस फिर हम आपको फेयर वैल्यू पे लिखने नहीं देंगे। जो पुराना एसेट का बुक वैल्यू था वही नए एसेट का कॉस्ट में यूज कर लीजिए आप। बट अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, आपने ये जो ट्रांजैक्शन किया ये कमर्शियली वाइबल, इससे आपके कैश फ्लोज वगैरह चेंज होंगे एज कंपेयर टू दी ओल्ड एसेट, आप उसको लिख लीजिए, हमको फेयर वैल्यू पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एक्सचेंज करके एसेट खरीदोगे आप नए एसेट की कॉस्ट निकालोगे कैसे? विथ रेफरेंस टू दी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। 7,000 का फेयर वैल्यू था जो एसेट दिया उसका, 33,000 कैश दिया, तो टोटल कंसिडरेशन पेड 40,000। मैं नया एसेट 40,000 पे रिकॉर्ड करूंगा। सर इसकी जर्नल एंट्री तो बताओ क्या होगी? जर्नल एंट्री सुनना, न्यू मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट, न्यू मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट 40,000, टू ओल्ड मोबाइल फोन 6,000, बुक्स में तो बुक वैल्यू पर ही आएगा, टू प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज प्रॉफिट 1,000, तो 6,000 का मोबाइल फोन 7,000 में गया, 1,000 का मैंने प्रॉफिट लिख लिया, टू कैश 33,000। तो 40,000 का मैंने नया मोबाइल फोन खरीदा, 33,000 कैश और 7,000 रुपए ओल्ड मोबाइल फोन को एक्सचेंज करके मिला, टोटल 40,000 मेरे नए मोबाइल का कॉस्ट है। सर अगर इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, सर कोई ऐसा फायदा नहीं है नया मोबाइल फोन करके, हमारे कैश फ्लोज वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इन दैट केस मैं नए मोबाइल की कॉस्ट पकड़ता 39,000, 6,000 प्लस 33, टोटल 39,000 मेरे नए मोबाइल की कॉस्ट होती। मैं फिर फेयर वैल्यू नहीं देखता पुराने मोबाइल का, मैं क्या देखता, सिर्फ बुक वैल्यू देखता। 6,000 प्लस 33,000, 39,000 बिकम्स द कॉस्ट ऑफ माई न्यू मोबाइल। बताइए आप लोगों को यह बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? शिप्रा लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे। मान लो इसका बुक वैल्यू 10,000 था, 10,000, एक्सचेंज वैल्यू 7,000 मिल रहा है, तो ये पीएल इधर क्रेडिट होने की जगह इधर 10,000 आ जाता, इधर पीएल डेबिट में लॉस आ जाता, पीएल डेबिट में लॉस आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग वुड हैव रिमेन्ड सेम, एवरीथिंग वुड हैव रिमेन्ड सेम। तो मेरी जर्नल एंट्री कुछ ये हो जाती। डन है क्या बात? एक बार मेरे साथ ये लाइन रीड करो, फिर मैं इसको लिखवाता हूं। ये लाइन रीड करो, पॉइंट नंबर 6। If the asset is acquired in exchange of another asset, in exchange of another asset, अगर मैंने एसेट एक्वायर किया है दूसरे एसेट को एक्सचेंज करके, परचेज प्राइस इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड और द एसेट गिवन अप। परचेज प्राइस इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड और एसेट गिवन अप। पहला प्रेफरेंस हमेशा एसेट गिवन अप को देंगे, क्योंकि कंसीडरेशन होता है जो आपके पॉकेट से लगा, तो जो आपके पॉकेट से लगा उसका फेयर वैल्यू देखेंगे, वो नहीं रहेगा तो एसेट एक्वायर्ड देखेंगे। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप when neither of the fair values is reliably measured। अब कैरिंग अमाउंट तभी लेंगे जब उन दोनों एसेट की फेयर वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं, या फिर और the transaction does not have commercial substance। अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर हम लोग बुक वैल्यू के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम लोग हमेशा फेयर वैल्यू के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो बोल रहा है कभी भी आप एसेट एक्वायर करो इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, always remember the cost of the new asset shall be determined with reference to fair value of the asset given up or the fair value of the asset acquired। पहला हमेशा given up को देखना है, वो नहीं अवेलेबल है तो asset acquired को देखना है। आइए मैं लिखवाता हूं यही चीज हम लोग लिखते हैं। देन लेट्स डू अ क्वेश्चन। लिखेंगे in this case cost of new PPE shall be determined with reference to fair value of asset given up। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, और एसेट एक्वायर्ड ये सेकंड प्रायोरिटी। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और एसेट एक्वायर्ड, फुल स्टॉप। या ऐसे लिखो आगे, fair value of the asset given up or asset acquired if the transaction has commercial substance। कमर्शियल सब्सटेंस मतलब आपने कमर्शियली सोचकर एक बिजनेस एंगल से डिसीजन लिया है कि नया एसेट खरीदने से जो कैश फ्लोज आएंगे, जो बेनिफिट्स आएगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दोज जो पुराने एसेट से आ रहा था, तभी हम लोग नया एसेट खरीदे, नहीं तो क्यों करते। Full stop। However, if transaction lacks commercial substance, if transaction lacks मतलब नहीं है जहां पर commercial substance,
The cost of new PPE shall be determined on the basis of book value of PPE given up. बुक वैल्यू ऑफ पीपीई गिवन अप। एएस में दो केस लिखा हुआ है। एक तो बोला अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, या फिर आप फेयर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो। अरे अगर फेयर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो फिर तो बात ही खत्म हो गया, फिर तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं कि फेयर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो बुक वैल्यू लेना। अरे फेयर वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर उसका बात ही क्यों कर रहे हो। मेन है अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर फेयर वैल्यू लेना अलाउड नहीं है, आपको बुक वैल्यू के बेसिस पे कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ न्यू पीपी इज इक्वल टू फेयर वैल्यू या फिर बुक वैल्यू ऑफ द पीपी गिवन अप प्लस एनी कैश कंसिडरेशन पेड। अगर कोई कैश कंसिडरेशन पे किया तो वो ऐड कर दीजिएगा। अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इन दैट केस कॉस्ट डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। लिख लीजिए आराम से, हो जाए तो डन करना। डन सर, डन। अगर डन हो गया तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, बी लिमिटेड हैज इनकर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ acquiring a plant in exchange of an old plant। यहां पे हम लोग एक नया प्लांट खरीद रहे हैं, एक्सचेंजिंग अवर ओल्ड प्लांट। ओल्ड मशीनरी देकर नया मशीनरी खरीद रहे हैं, तो मशीनरी इज बीइंग अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर मशीनरी। ओल्ड साइट वाज डिसमेंटल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000। पुराने मशीनरी को हमने डिसमेंटल किया, 8,000 लगा। ये क्यों लगा? ताकि हम नया मशीन सेटअप कर सके। नो एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाज कैपिटलाइज्ड फॉर द ओल्ड प्लांट। पहले से कैपिटलाइज किया हुआ नहीं था। स्क्रैप फ्रॉम ओल्ड साइट सोल्ड एट 1,000, और उसका स्क्रैप बेच के 1,000 रुपया आया भी। न्यू साइट वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 48,000। सप्लायर ऑफ द न्यू प्लांट अग्रीड टू टेक अवे द ओल्ड प्लांट एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 1,26,000। वो पुराना प्लांट ले जाने के लिए तैयार है 1,26,000 में। न्यू प्लांट का प्राइस 320, कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड प्लांट 1,00,000 रुपए। न्यू प्लांट का प्राइस है 3,20,000 और पुराने प्लांट का कैरिंग अमाउंट 1,00,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग द कॉस्ट, डिसमेंटलिंग द साइट 16,000। जब ये एसेट फ्यूचर में जाके डिसमेंटल होगा उसका कॉस्ट जो लगेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू 16,000। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, ट्रायल रन, फ्रेट, जीएसटी अप्लाइज टू सप्लाई ऑफ प्लांट 18% इंटरेस्ट रेट एंड ऑन फ्रेट 18% इंटरेस्ट रेट। Loss amounted to 40,000 for low capacity utilization of the plant after installation. Initial operating loss. 10,000 was paid at cost of launching the product to be produced from the plant. प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए खर्चा लगा। सर ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। मेरे को बोल रहा है रिकॉग्नाइज द एसेट वैल्यू एंड पास जट। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, एक्सचेंज भी मिला दिया और उसके साथ साथ क्या कर दिया, उसके साथ साथ दूसरे खर्चे भी दे दिए। सर वो सब खर्चे हम लोग ऐड कर लेंगे, हम लोग को पता है क्या क्या खर्चा जरूरी है एसेट को रेडी करने के लिए, वो सारे खर्चे हम ऐड कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ना मेन परचेज प्राइस पर बात करेंगे। परचेज प्राइस पर, मेन परचेज प्राइस पर बात करते हैं। मैं लिख रहा हूं, आप एक बार ना लिखिए, आप उसके बाद फाइनल आंसर में लिखिएगा मेरे साथ। आंसर टू क्वेश्चन 5,
या प्रोविजन बाद में लिख लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट। सबसे पहले परचेज प्राइस की अगर बात करूं, परचेज प्राइस, प्लांट खरीदने के लिए जो खर्चा लगा, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट, जो ओल्ड प्लांट दिया, एसेट गिवन अप, उसका फेयर वैल्यू 1,26,000 प्लस कैश पेड, कैश पेड 3,20,000 माइनस 1,26,000, ये कैश पे हमको करना पड़ा। 1,94,000 194, ये कैश पे हुआ, ये हमको पे करना पड़ा कैश। तो जब भी नया प्लांट खरीदेंगे उसका कॉस्ट होगा फेयर वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट प्लस एनी कैश कंसीडरेशन पेड। तो ये मेरा हो गया परचेज प्राइस। सर बुक वैल्यू कोई काम का नहीं है, मैं मान रहा हूं ट्रांजैक्शन एज कमर्शियल सब्सटेंस, पुराना प्लांट देके नया प्लांट खरीद रहे हैं, तो नया प्लांट का जो बेनिफिट होगा, कैश फ्लो होगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी ओल्ड प्लांट, तो ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। इसके बाद जो दूसरे खर्चे ऐड हो गए, नंबर बी, एक्सपेंडिचर्स incurred for making PPE ready, मेकिंग PPE रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। क्या क्या खर्चा लगा? सबसे पहले डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, ओल्ड प्लांट 8,000 माइनस 1,000 7,000, और न्यू साइट, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू साइट 48,000, फिर वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ट्रायल रन, फ्रेट 8,000, जीएसटी अप्लाइज ऑन सप्लाई ऑफ प्लांट 18% इंट्रास्टेट एंड फ्रेट पे 18%, जीएसटी अप्लाइज इसके ऊपर 18%, ये मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, अज्यूमिंग रिफंडेबल, रिफंडेबल, ये जीएसटी रिफंडेबल होता है, मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। अगर बोलता जीएसटी इंक्लूडेड, इंक्लूडेड बोलता तो फिर मैं वहां से हटाता, 326 डिवाइडेड बाई 3,20,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 लेता, और फ्रेट में भी 8,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 लेता, अगर वो इंक्लूडेड होता तो। अभी बोल रहा है जीएसटी अप्लाई करता है, जो प्लांट खरीदा उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा, फ्रेट पे 18% जीएसटी देना पड़ेगा, तो वो मैं मान रहा हूं प्लस है, प्लस, इसीलिए मैंने उसको कुछ नहीं किया। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी नहीं आएगा, 10,000 कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग भी नहीं आएगा। एक दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, नंबर सी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब मैंने इस तरीके से लिख दिया है कि आप प्रॉपरली समझ पाओगे जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था, कॉस्ट का कंप्यूटेशन। तीनों एलिमेंट को अलग अलग करके लिख दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लांट, तीनों एलिमेंट को अलग अलग करके लिख दिया है। 320, 375, 379, 387, 388, 4,04,600। एक बार चेक करना, 4,04,600, $4,04,600, एक बार चेक करना प्लीज। यही है ना? मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, आप लोग यूज करके चेक करो। 4,04,600
डन। सर अब इसको लिखेंगे कैसे बता दीजिए। प्रोविजन एज पर इंड AS 16 नाम क्या है, पीपीई। इफ अ पीपीई is acquired in exchange of other asset, cost of new PPE shall be determined with reference to fair value of asset given up, fair value of asset given up, with reference to fair value of asset given up. Further, cost of PPE shall include all expenditures incurred to make it ready for intended use. All expenditures incurred to make it ready for intended use and present value of dismantling costs. And present value of dismantling costs. Full stop. However, GST ब्रैकेट में रिफंडेबल कॉमा इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस shall not be included. GST इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस shall not be included. आराम से लिख लीजिए। डन डरा डन डन। इसमें मैंने ये अज्यूम किया है कि जीएसटी इस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, इसके ऊपर है, तो मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूड नहीं किया। अगर जीएसटी इसमें इंक्लूडेड होता तो मैं डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 कर लेता, मैं 18 को एक्सक्लूड कर देता, 100 को इंक्लूड कर लेता। डन है क्या बात? इज इट क्लियर? डन सर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे। 6 क्वेश्चन 6,
ऑन 1 अप्रैल 2011 an item of property is offered for purchase at rupees 10 million. 10 million मेरे बच्चे, 1 million is equal to 10 lakhs, तो 10 मिलियन हो गया 100 lakhs. समझाने के लिए बोल रहा हूं, 10 मिलियन 100 lakhs यानी 1 करोड़ रुपया का, 1 करोड़ रुपया. With payment terms being 3 equal installment of 33 lakh 333 over a 2-year period. 2 साल के ऊपर आपको पेमेंट करना है. 33 333 33 333 33 333 तीनों को मिलाओगे तो 1 करोड़ रुपया आएगा. पेमेंट्स आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2011, मतलब पहले परचेज करोगे तो एक इंस्टॉलमेंट देना होगा. 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013 तीन पेमेंट करना होगा 33 333 का. इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5.36% पर एनम. इंटरेस्ट रेट जो इंक्लूडेड है इसके अंदर वो है 5.36% से 5.36% से. मेरे को बोल रहा है शो हाउ दी प्रॉपर्टी विल बी रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 16 एंड आल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. बोल रहा है बताइए प्रॉपर्टी कैसे रिकॉर्ड करेंगे और जर्नल एंट्रीज पास कीजिए. सुनना बात, क्या ये क्वेश्चन, ये केस, आज एसेट परचेज कर रहे हैं, पेमेंट धीरे धीरे करना है. जब पेमेंट धीरे धीरे करेंगे आप तो क्या सामने वाला आपसे इंटरेस्ट लेगा? बिल्कुल लेगा सर. क्या इंटरेस्ट कॉस्ट में इंक्लूड होगा? नहीं सर, इंटरेस्ट को हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे सर, हम तो सिर्फ कैश प्राइस लेंगे. तो हम लोगों को सबसे पहले कैश प्राइस निकालना पड़ेगा, उसके बेसिस पे एसेट की अकाउंटिंग होगी. तो अगर मैं इसको लिखूं, आंसर टू क्वेश्चन 6, एज पर AS 16, इफ एन इंड AS 16 ना, मैं AS 16 बोल रहा हूं, मतलब इंड AS 16, if a PPE is acquired on deferred credit terms, its cost shall be the cash price equivalent, full stop. This means the interest included in consideration shall not be a part of cost of PPE, shall not be a part of cost of PPE. सो हमारे एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑफ पीपीई इज इक्वल टू डाउन पेमेंट यानी 33,33,333 प्लस 33,33,333 इंटू, आप लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना छोड़ो, मैं ऐसे नहीं करवाता हूं, मैं प्रॉपर्ली कैलकुलेट करवा देता हूं. पहले मैं ना प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स. ये कैसे निकालते हैं? बचपन में एक टेबल बनाते थे, पेमेंट का डेट, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 5.36%, प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट. इंस्टॉलमेंट नंबर जो पहला है, आज जो पेमेंट करना है, अगर कोई पेमेंट आज करना है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? सर उसका प्रेजेंट वैल्यू उतना ही होगा जो आज का है. आज पेमेंट कर रहे हैं तो सर इसका प्रेजेंट वैल्यू भी इतना ही होगा. जो पेमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में कर रहे हैं, 1 साल बाद, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे? बचपन में सीखा होगा, 1 SFM में भी सीखा होगा, डिवाइडेड बाई 1.0536, 1 डिवाइडेड बाई 1.0536 इक्वल टू, निकालिए 5.36% का अगर फैक्टर निकालोगे तो 1.0536. कैसे निकाला सर? 1 प्लस 5.36%, 1 प्लस 5.36%. अगर 1 प्लस 5.36% करोगे तो आ जाएगा 1.0536. 1 डिवाइडेड बाई 1.0536 इक्वल टू, इसका फैक्टर हो गया 0.9491.
इंटू 33,33,333, ये हो गया 31,65,756। जो इंस्टॉलमेंट आप सेकेंड ईयर एंड पे कर रहे हो उसका प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.0536 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.0536 इक्वल टू 0.9008 इंटू 33,333, ये हो गया 30,02,805। तो मेरा इसका कैश प्राइस निकल गया। कैश प्राइस आज का डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू, इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू ये आ गया 95,01,894। 95,01,894। आई थिंक मेरे सारे इस क्लास के बच्चे इंटर में एफएम में प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक, फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन और फाइनल में एसएफएम में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन आप जानते हैं। सर ये तो हम लोग एनवीटी करके भी कर सकते थे, अमाउंट सेम था। बिल्कुल, आप लास्ट का दो जो इंस्टॉलमेंट है उसका एनवीटी कर लो। एनवीटी मतलब क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1.0536 इक्वल टू जीटी। जीटी मतलब वो इन दोनों को एड अप कर देगा जो फैक्टर्स है, उसके बाद 33 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप ये दोनों वैल्यू का ऐड होके आ जाएगा। तो वो भी आप कर सकते हैं, बट क्योंकि 2 ही इंस्टॉलमेंट थे इसीलिए मैंने पूरा करके दिखा दिया। अगर 5 इंस्टॉलमेंट होते तो मैं वो शॉर्टकट पे ले जाता आपको। प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है? प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल मतलब है जो फ्यूचर कैश फ्लोज है, फ्यूचर के कैश फ्लोज उनके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, उस इंटरेस्ट को बाहर निकालना इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या मेरी क्लास में सारे बच्चों को ये चीज आती है? किसी को नहीं आती तो बोल देना, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे को लगता है आपको आना चाहिए इस लेवल पे। और ये कैलकुलेशन मेरे को बहुत दरकार पड़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू के। नहीं आता है तो प्लीज 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 एसएफएम में रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज दिस कैलकुलेशन विल बी यूज्ड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन इंडेस। मैंने आपको पहला दिन बोला इंडेस पढ़ेंगे तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू, ये सब चीजों पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं यही तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म में, भला ही लगेगा सर बाद में, बट सर ये इसी एसेट से रिलेटेड खर्चा है, इसके बिना ये एसेट आप हटा ही नहीं सकते। आप जिस दिन ये एसेट लगाए उस दिन आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ गया, तो इन दैट केस सर आपको इसको इंक्लूड करना चाहिए कॉस्ट में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सर? जर्नल एंट्री जिस दिन मैं परचेज करूंगा उस दिन एंट्री होगा पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक, कुछ पेमेंट अभी कर दिया, टू वेंडर, कुछ पेमेंट बाद में करना है। 95 लाख का कॉस्ट है, 333 अभी पेमेंट कर दिया और बैलेंस में पे करूंगा ओवर 2 इंस्टॉलमेंट्स। जब इंस्टॉलमेंट का टाइम आएगा पहले इंटरेस्ट जोड़ेंगे, फिर उसके बाद पेमेंट होगा, फिर इंटरेस्ट जोड़ेंगे, फिर पेमेंट होगा। तो ये हो गया मेरा आज के दिन, जिस दिन मैंने एसेट परचेज किया। अब इस साल के एंड में पहले मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जो मेरा लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, यानी ये, इसके ऊपर इंटरेस्ट 5.36%, 3,30,635, ये मेरे लोन का इंटरेस्ट हो गया, इसके ऊपर 5.36%। फिर पेमेंट होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैं वेंडर को पेमेंट करूंगा। बोलो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या था? 33,33,333, ये मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। इंटरेस्ट पीएल में चला जाएगा जैसे अपना पीएल में जाता है। अब अमाउंट क्या बचेगा सर? 61,68,561 था, इसमें ऐड किया इंटरेस्ट 330,635,
माइनस किया जो पे कर दिया 33, तो बचा सर 31,65,863, 31,65,863। इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट जोड़ूंगा वापस, 23 लिख दिया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जो बचा हुआ अमाउंट है 31,65,863, इसके ऊपर 5.36%, तो 6 लाख नहीं सॉरी 5.36%, 1,69,690। और फाइनली मैं पेमेंट करूंगा वेंडर टू बैंक, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करना है? 33,33,333। इसके बाद आप देखोगे ना वेंडर का बैलेंस जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? 31,65,863 था, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट जोड़ा 169,690, तो ये हो गया, नहीं इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, 31,65,863 इंटू 5.36%, 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। 2,000 का डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए था, इन्होंने रेट हम लोगों को अप्रोक्स करके दी होगी। कुछ डिफरेंस आ रहा है 2,000 रुपए के आसपास का, उतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। वैसे 1 करोड़ रुपए 2,000 कोई मायने नहीं रखता है, बट वो डिफरेंस आ रहा है बिकॉज उन्होंने जो हमें रेट दिया वो रेट अप्रोक्स करके दिया, अप्रोक्सीमेट रेट दी है, इसके कारण 2,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। आप चाहो तो इसको 2,000 से वो एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। कैसे एडजस्ट करेंगे सर? सिंपल मैं बोल रहा हूं, 31,65,863 है, पेमेंट करना है 33,33,333, तो ये इंटरेस्ट आप ले लीजिए 167,470, 167,470। ये डिफरेंस आ रहा है क्योंकि वो जो हमको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है वो इंटरेस्ट रेट शायद अप्रोक्सीमेटेड रेट है। एक बार मैं वापस देखता हूं, मैंने कहीं कैलकुलेशन में एरर नहीं कर दिया है ना, क्योंकि हमने तो पीवी उसी के बेसिस पे निकाला है। नहीं, कैलकुलेशन तो सही है, वो अप्रोक्सीमेशन के कारण डिफरेंसेस आ रहे हैं। ऊपर पीवी 63, ओके, मैंने कोई मिस्टेक की है मल्टीप्लिकेशन में, एक सेकेंड। समझ गया। यहां पे मैंने ना प्रेजेंट वैल्यू निकालने में कुछ मिस्टेक कर दी थी, तो ये 2,000 कम हो जाएगा। 94,99,894 होगा। ये मेरी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में।
ये बचेगा 3163,755। उसके ऊपर अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा, ये एकदम मैच हो गया, ये एकदम मैच हो गया। थैंक यू शुभम। एक बार आप चेक करो कैलकुलेशन को। डन क्या? ये एकदम हायर परचेज जैसा था, हायर परचेज जैसा। जब एसेट खरीदूंगा उसको कैश प्राइस पर रिकॉर्ड करूंगा, फिर हर इंस्टॉलमेंट डेट पर इंटरेस्ट ड्यू करूंगा और पेमेंट करूंगा, इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, पेमेंट करूंगा, लास्ट तक जाके पूरा अकाउंट जीरो हो जाएगा, बंद। एकदम हायर परचेज जैसा। क्या ये प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन सबको क्लियर है? एवरीबडी इन माई क्लास, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं चाहता हूं आप सबको आना चाहिए। आज के दिन के अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू इज 1, आज का ही, वो आज का ही दिन का पैसा, उसका प्रेजेंट वैल्यू कुछ अलग से नहीं होगा। जो फ्यूचर का अमाउंट है उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। डन है सर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मेरा कॉस्ट कंप्यूटेशन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ऑन 1st January 2021 an entity purchased an item of equipment for 6 लाख including 50,000 refundable purchase taxes, including 6 लाख के अंदर including है। परचेज प्राइस वाज फंडेड बाय रेजिंग अ लोन ऑफ 6,05,000, एक लोन लेकर परचेज प्राइस को फंड किया। इन एडिशन द एंटिटी हैज टू पे 5,000 इन लोन रेजिंग फीस टू द बैंक। लोन रेजिंग के लिए फीस पेमेंट करना पड़ा, ये लोन रेजिंग का कॉस्ट का पार्ट है। द बैंक लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द इक्विपमेंट, ठीक है। इन 2011 एंटिटी इनकर्ड कॉस्ट 20,000 इन ट्रांसपोर्टिंग द इक्विपमेंट टू द एंटिटी साइट, 1 लाख फॉर इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट एट द साइट। At the end of equipment's 10-year useful life, entity is required to dismantle the equipment and restore the building housing the equipment. Present value of the cost of dismantling the equipment and restoring the building is 1 लाख। ये present value दिया हुआ है। In January 2011, the entity's engineer incurred the following cost in modifying the equipment so that it can produce the product manufactured by the entity. कुछ कुछ हमको मॉडिफिकेशन लगेगा क्योंकि हम उसको इंटेंडेड यूज पर ला सके। मटेरियल, लेबर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड टू परफॉर्म द मॉडिफिकेशन।
दूसरा हमने प्लांट मशीनरी यूज किया है इस प्लांट को मॉडिफाई करने के लिए, तो उसका भी खर्चा बता दिया। इन जनवरी 2011 एंटिटीज प्रोडक्शन स्टाफ वे ट्रेंड इन हाउ टू ऑपरेट द न्यू आइटम ऑफ द इक्विपमेंट। ट्रेनिंग कॉस्ट लगा इतना इतना, ट्रेनिंग कॉस्ट। In February 2011, the entity's production team tested the equipment and engineering team made further modification necessary to get the equipment to function as intended by management. The following costs were incurred in testing phase. Material. Net of 3000 recovered from sale of the scrap 21,000. Net of 3000, ये net करके बताया है। 21,000 रुपया, टोटल 24,000 का खर्चा लगा था, 3,000 रियलाइज हो गया। जो टेस्ट रन से प्रोडक्ट आया था उसको बेच दिए, 3,000 रियलाइज हो गया, तो नेट में 21,000 खर्चा लगा। लेबर का 16,000। The equipment was ready for use on 1st March. However, because of low initial order level, the entity incurred a loss of 23,000 on operating the equipment during March. Thereafter, equipment operated profitably. मेरे को बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट कैलकुलेट करो। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बातें उन्होंने दे रखी है। एक एक करके बात करते हैं। आना, बड़ा क्वेश्चन था, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इसको ना लिखने के लिए जो मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया वही प्रोविजंस आप लिखोगे जो पहले लिखवा दिया। परचेज किया तो उसमें परचेज प्राइस आएगा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आएगा, रिफंडेबल टैक्सेस हट जाएगा, जो खर्चा लगेगा टू मेक द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जैसा लिखा था वही आएगा। आप सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दो। सबसे पहले ये कॉस्ट आएगा, परचेज प्राइस कितना आएगा सर? 5,50,000। क्योंकि सर जो टैक्सेस है ना वो रिफंडेबल है, रिफंडेबल है तो सर उसको कॉस्ट में इंक्लूड मत करो, हटा दो, हटा दो। फिर उसके बाद लोन से हमने फंड किया, लोन के लेने के लिए 5,000 रुपया खर्चा लगा, लोन का इंटरेस्ट भी लगेगा। सर ये लोन लेने का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा एसेट की कॉस्ट में मत इंक्लूड करो, सर ये बोरोइंग कॉस्ट है, सर इसको जाने दो, ये हमारे काम का नहीं है, छोड़ दो इसको। फिर उसके बाद 20,000 ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, 1,00,000 रुपया इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000 आएगा। ये सब खर्चे इंक्लूड होते चले जाएंगे। इसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन किया ताकि हम एसेट को यूज कर सके, उसके सारे खर्चे आएंगे 55,000, 65,000, 15,000, ये सब खर्चे आएंगे। और क्या आएगा? इन जनवरी 11 उसको ट्रेन किया, इंप्लॉइज को ट्रेन करने का खर्चा। मेरे को बताओ ना, अगर हम अपने लेबर को ट्रेन करते हैं कि भैया ये मशीनरी ऑपरेट कैसे किया जाता है, क्या ये मशीनरी को इंस्टॉल करने का खर्चा है? क्या ये मशीनरी को इंटेंडेड यूज तक लाने का खर्चा है? एक बच्चा बोलेगा हाँ सर, अगर लेबर को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो मशीन को चलाएगा कैसे? बट मेरे बच्चे, अगर ये लेबर छोड़ के चला गया तो क्या होगा? मैंने सर खर्चा इनकर किया, कैपिटलाइज कर दिया, कल लेबर छोड़ के चला गया, तो भैया ट्रेनिंग कॉस्ट जो होती है ना वो लेबर को सिखाने का खर्चा है। ये तो सर जैसे जैसे नया लेबर आएगा हर बार आपको करना पड़ेगा। ये मशीन को इंटेंडेड यूज तक लाने का खर्चा नहीं है, ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए खर्चा है। ऑपरेट करने का खर्चा कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ट्रेनिंग कॉस्ट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये दोनों नहीं आएगा। इसके बाद ट्रायल रन किया, ट्रायल रन का खर्चा आएगा 21,000 रुपया का मटेरियल, 16,000 रुपया का लेबर, ट्रायल रन का खर्चा ये आएगा। और इसमें वो 3,000 ऑलरेडी नेट किया हुआ है, 23,000 का इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा, ट्रेनिंग का खर्चा नहीं आएगा। इसके बाद आपका ये लोन वगैरह से रिलेटेड ये सारी चीजें नहीं आएंगी। बाद बाकी सारा खर्चा मैंने इंक्लूड कर लिया, ये रिफंडेबल टैक्स नहीं आएगा, बाद बाकी मैंने सारा खर्चा इंक्लूड कर लिया। 550 प्लस 20 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 55, 65, 15, 21, 16, टोटल करके कोई बताओ, टोटल करके बताओ। लिखना आपका होमवर्क रहेगा, लिखना आपका होमवर्क रहेगा, लिखना आपको है। जैसे हमने क्लास में सजा के लिखा, टेबल बनाया, वो आप करेंगे, लिखना होमवर्क रहेगा। मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया आपको। ट्रेनिंग का कॉस्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सर? ट्रेनिंग किए हुए लेबर पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, छोड़ के चला गया तो सर ये कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे पीपी की कॉस्ट में, और वो लेबर ही छोड़ के चला गया तो इसका क्या महत्व रहा? तो इसीलिए सर ट्रेनिंग कॉस्ट ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चे हैं, ये एसेट को इंटेंडेड यूज पर लाने के खर्चे नहीं है। अगर कोई बच्चा स्मार्ट है तो वो पता है क्या करेगा, वो जो हमने नोट्स लिखा है ना उस नोट्स में जाएगा और जहां हमने एक्सक्लूड लिखा है, एक्सक्लूड, उसमें लिखेगा पॉइंट नंबर F, ट्रेनिंग कॉस्ट। एकदम सिंपली यहां लिख लो ट्रेनिंग कॉस्ट, ये खर्चे इंक्लूड नहीं होंगे।
जिसमें एक खर्चा है ट्रेनिंग कॉस्ट। तो बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा आंसर आया 9,42,000, 9,42,000, 942। क्या आपको क्लियर है ये बात? क्या आपको क्लियर है ये बात? यहां पर मेरा पीपीई का कॉस्ट कंप्यूटेशन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। ये कॉस्ट निकालना हमने सीख लिया। तो अभी तक क्या सीख लिया इंडिया 16 में? पीपीई क्या होता है, कौन कौन से एसेट पर इंडिया 16 लागू होगा, पीपीई क्या होता है वो सीख लिया। फिर मैंने सीखा पीपी का कॉस्ट कंप्यूट कैसे किया जाएगा, क्योंकि इनिशियली पीपी को रिकॉग्नाइज करेंगे कॉस्ट पे, तो जब इनिशियली उसको लिखेंगे किस वैल्यू पर लिखेंगे, उसके लिए कॉस्ट को कंप्यूट करना सीखा। कॉस्ट कंप्यूटेशन मैंने कंप्लीट कर दिया। क्लियर है बात? यस सर क्लियर है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको लिख के प्रैक्टिस करना है।